नेक्स्ट इज द AC थ्रू कैपेसिटर। तो हमारे पास अब कैपेसिटर है। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा अगर हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज और करंट के अंदर कोई भी फेस डिफरेंस निकल के नहीं आता। अगर आप कैपेसिटर लगा रहे हो AC के साथ, ये देखिए ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिंबल होता है, आपको दो लाइंस ड्रॉ करनी है बिल्कुल सेम साइज़ की। अगर लेंथ में डिफरेंस आ जाएगा तो वो एक सेल बन जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर लगा दिया। ये है AC सोर्स। AC सोर्स कितना वोल्टेज जनरेट करता है ये हम कर चुके हैं AC जनरेटर से। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या रहता है, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। तो यहाँ से V का वैल्यू निकाल लेंगे, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। V की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन सी। तो व्हाट इज दिस V? ये V EMF ही तो है, ये वाला जो वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं। तो इस V को रिप्लेस कर देंगे E से और ये रहेगा क्यू अपॉन सी एज इट इज़, क्योंकि ये है जो वोल्टेज हम यहाँ पर AC सोर्स के थ्रू दे रहे हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर क्यू की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर चला जाएगा E इंटू सी। तो वी कैन राइट क्यू इज इक्वल टू E इंटू सी। अब ये E किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट साइन ओमेगा टी और ये क्यू एज इट इज़ है। ओके, अब ये क्यू है। अगर मैं दोनों साइड डेरिवेटिव कर देता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी के अपॉन डी टी। ओके, सी इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, इसका डेरिवेटिव आप कर नहीं सकते, कांस्टेंट क्वांटिटी है। ई नॉट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ AC सोर्स, इसका भी आप डेरिवेटिव कर नहीं सकते। चेंज क्या हो रहा है, चेंज है टाइम के साथ ही फेस चेंज हो रहा है, वेव फंक्शन चेंज हो रहा है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और उसके बाद जो ओमेगा टी का डेरिवेटिव करोगे वो आ जाएगा ओमेगा। तो ये बन जाएगी इक्वेशन। इसको थोड़ा सा हम सही करके क्या लिख सकते हैं, डी के अपॉन डी टी का हो जाएगा, दिस इज द करंट, ये बन जाएगा करंट डी के अपॉन डी टी। सी ई नॉट को ऐसे लिख लेते हैं, यह सी ई नॉट। ओके, ओमेगा को भी ऐसे लिख लेते हैं, ओमेगा ओमेगा सी ई नॉट, ओमेगा सी ई नॉट, और यहाँ पे क्या रह जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, करंट की। इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। ओके, तो जो पीछे करंट की इक्वेशन निकल के आई तो उसको मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। पहले ये निकल के आया था सी ई ओमेगा, यह था सी ई नॉट ओमेगा, और साथ में आया था यहाँ पे निकल के दैट इज़ कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये पीछे जो है करंट की वैल्यू निकल के आई है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये जो ओमेगा और सी है, ठीक है, ये वाला ओमेगा और सी, ये पहले ऊपर था। लेट मी री राइट इट। तो इक्वेशन निकल के आया था पीछे I इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब अगर आप इस ओमेगा टी को इस डिनोमिनेटर में नीचे लिखना चाहोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो I ऐसे रहेगा, ये ओमेगा सी नीचे जाएगा, बन जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी ई नॉट। ओके, अब कॉस को मैं साइन के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, तो कॉस को साइन के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 प्लस थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, साइन 90 प्लस थीटा बच्चे किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे ओमेगा टी है, तो साइन 90 π/2 प्लस ओमेगा टी, ये किसके इक्वल है, कॉस ओमेगा टी। मतलब इसके बाद ये स्टेप आ रहा है, ओमेगा सी नीचे लेकर गए हैं और कॉस को चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये है वोल्टेज EMF ई नॉट, ठीक है, मैक्सिमम पीक वैल्यू, और ये है साइन का वेव फंक्शन। 1 अपॉन ओमेगा सी क्या है बच्चे, जो 1 अपॉन ओमेगा सी इसको हम नाम दे देंगे XC, दैट इज़ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब कैपेसिटर की रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन AC, दैट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर विद AC। अगर हम AC सप्लाई लगाते हैं, AC सप्लाई के साथ कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस निकल के आते हैं उसको हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज नेम गिवन इज XC विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। अब बच्चों ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा होता है 2πf। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लीनियर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2πf, ये वाला C एज इट इज हियर। ठीक है, XC ये बन गया। ओके, अब ये वाली इक्वेशन को दोबारा से कैसे लिखेंगे, ये जो मैंने ऊपर लिखी है इसको हम लिख सकते हैं E नॉट
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 और नीचे आ जाएगा बेटा एक्स सी दैट इज इक्वल टू करंट। ठीक है, ये करंट की वैल्यू आ गई। अब ये है वोल्टेज और ये है रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वोल्टेज को जब रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, करंट बनता है, ई नॉट अपॉन एक्स सी बन जाएगा आई नॉट। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ये बेटा इक्वेशन निकल के आ गई, क्वेश्चन नंबर 2। तो करंट की इक्वेशन को हमने डराइव कर लिया, और जो हमने पहले वोल्टेज यहाँ पर लगाई थी, यहाँ पर जो हमने वोल्टेज लगाई है उसका फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, चलिए मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको इन दोनों इक्वेशनों को बड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर वोल्टेज का एंगल कितना है, ओमेगा टी, और करंट का एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब क्या है, करंट जो है लीड कर रहा है, आगे चल रहा है, करंट 90 डिग्री एंगल से आगे चल रहा है कंपेयर टू द वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर इन दोनों का मैं वेव डायग्राम और फेस डायग्राम बनाऊंगा तो ये है पहले इनकी वेव डायग्राम। तो मान लीजिए ये है वेव डायग्राम वोल्टेज के लिए, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट होकर कुछ ऐसे चलेगा, ये है। जब बेटा वोल्टेज ज़ीरो होगी, ठीक है, ये वोल्टेज ज़ीरो हो रही है, उस वक्त करंट कितना होगा, करंट की वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में फेस का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। चलिए यहाँ पर सॉर्ट आउट करके देख सकते हैं। अगर ओमेगा टी एंगल 0 है तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 0, तो आउटपुट क्या निकल के आएगी, 0। अगर यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं करंट के इक्वेशन में, ये हो जाएगा 0, 0 प्लस 90 90 हो जाएगा, साइन 90 होता है 1, तो यहाँ पर ये आ जाएगी 1। तो मतलब करंट अब यहाँ से स्टार्ट होगा और वोल्टेज इधर से स्टार्ट होगी। अब करंट को हम डॉटेडली रिप्रेजेंट करेंगे और वोल्टेज को ऐसे डार्क फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आपको ये याद रखना है, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड में भी आपको गैप डालना है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये एम्पलीट्यूड जो है वोल्टेज का है, ईएमएफ का है, ठीक है, और ये वाला किसका है, करंट का। तो करंट का एम्पलीट्यूड हमने थोड़ा सा कम बनाया, मतलब ये करंट की पीक वैल्यू है और ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, हर बार ये कंपलसरी नहीं है कि करंट ही आपको कम मिलेगा। ठीक है, करंट ज़्यादा भी मिल सकता है, पर अगर वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं और रेजिस्टेंस एक से ज़्यादा आती है, जनरली जो हम बात करते हैं इंडक्टर हो, कैपेसिटर, इनमें रेजिस्टेंस एक से ज़्यादा रहता है, तो अगर एक से ज़्यादा है तो करंट कम मिलेगा। ठीक है, अब इसी का अगर मैं फेस डायग्राम बनाऊँगा तो फेस डायग्राम बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये जो एंगल है, ओमेगा टी एंगल है ई नॉट के लिए, मतलब ये जा रहा है वोल्टेज, तो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे ये क्या जाएगा, करंट। तो ये इक्वेशन हो जाएगा करंट के लिए, ये जो है लाइन करंट को रिप्रेजेंट करेगी, ये हो जाएगी इसकी फेस डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ तक हम ये बात सीख चुके हैं कि अगर आप एसी सोर्स के साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हो तो कैपेसिटर में करंट आगे चलता है, ठीक है, वोल्टेज पीछे चलती है, वोल्टेज पीछे हो जाएगी। ओके, अब बेटा 2 नंबर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। देखिए, जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर के अंदर डीसी सप्लाई आप इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, इवन होता ही नहीं है क्रॉस। क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या है, अभी हमने जो कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किया ऊपर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/2πfc, ये फॉर्मूला निकल के आया। ओके, अगर मैं डीसी की सप्लाई की बात करूँ तो डीसी बिल्कुल ऐसे सीधा जाता है, बिल्कुल सीधा। ये टाइम के साथ इसका जो एम्पलीट्यूड है चेंज ही नहीं होता, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज़। ठीक है, तो यहाँ पे 1/0, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 को 0 से डिवाइड करने पे क्या जाएगा, दैट इज़ द इनफाइनाइट वैल्यू, दैट इज़ द इनफाइनाइट मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इतनी ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी कि ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, एक्सट्रीम लेवल पर इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर बेटा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, करंट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या रहता है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस रहता है। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो समथिंग पॉन इनफाइनाइट क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो करंट क्या निकल के आएगा, 0 हो जाएगा। तो यही हमारे पास एक एविडेंस है कि जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर में से डीसी की आउटपुट नहीं निकलती है, डीसी ब्लॉक करता है। ठीक है, कैपेसिटर जो है डीसी को ब्लॉक करता है, पर एसी को लॉक करेगा, क्योंकि एसी की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 होती है। अगर 1 को 50 से डिवाइड करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज़रूर कुछ ना कुछ रहेगा, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब जो हो जाएगा, कम हो जाएगा ये। ठीक है,
तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा, पर हाँ पर ऐसा है कि एसी को जल्दी अलाउ कर देता है जाने के लिए, क्योंकि इन्फानाइट वैल्यू नहीं होगी रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका है कैपेसिटर के बारे में सारा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एसी थ्रू द इंडक्टर। अब हमने देखा कि कैपेसिटर में तो चलो ठीक है करंट आगे चल रहा है, इंडक्टर में क्या होगा कि इंडक्टर में दोनों इकट्ठे चलेंगे या आगे पीछे चलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स टू वॉच। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।